जिसमें हम टेस्ट का थोड़ा सा पार्ट स्किप कर देते हैं कुछ दिन तक, और टॉपिक बाय टॉपिक हम एक एक करके उठाना शुरू कर देते हैं, और फिर डाउट सेशन रख लेते हैं। और वो टाइम टेबल आप अपने अकॉर्डिंग बना देना कि किस दिन कौन सा टॉपिक उठाना है। तो कल से अगर हम क्लास फेवर में और आप अभी भी फेवर में। आपके क्लास में ऐसा मुझे रिस्पांस नहीं मिला दैट आई कैन से कि आप लोग अटेम्पटेशन अच्छी करते हैं। मुझे डिस्कशन सेशन रखने में कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन डिस्कशन का वो असर मुझे उसमें पेपर में दिखना भी तो चाहिए ना, वो आ नहीं रहा है। हम वो डिस्कशन से अटेम्पटेशन ज्यादा नहीं ये आ हो रही सकता है। है, डिस्कशन से ज्यादा ये हो सकता है कि जो जो डाउट सेशंस है वो 2-3 दिन रख करके आप ऊपर से बता भी देना, फिर 3-4 डेज के इंटरवल के बाद हम डाउट टेस्ट शुरू कर दें। डाउट सेशन आई कैन गो फॉर द डाउट सेशन, ठीक है। और ओवरऑल जितना मुझे आप लोगों का अभी तक डाउट सेशन वाला पार्ट लगा, वो ज्यादा फोकस सिर्फ ये सेल जंक्शन, सेल सिग्नलिंग इन्हीं पर ही है। जो सेल कम्युनिकेशन वाला पार्ट है, यही हमें थोड़ा ज्यादा दिक्कत आई है। डेस्मोसोम्स एंड ऑल, उसमें स्टार्टिंग में भी हमें कुछ दिक्कत थी, हमने थोड़ा वो रिवाइज किया भी था। वो सेशन में आपका दोबारा ले सकते हो, बट स्टिल मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है कि हाँ आप लोग अभी 10 मार्क्स क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। राइटिंग स्पीड अभी आप लोगों की वो बनी नहीं है, दैट्स व्हाई मुझे इतना टेस्ट लेना पड़ रहा है। मुझे कोई ऐसा शौक नहीं है कि मैं आप लोगों को परेशान करूं बार बार टेस्ट लेके। तो मेरे लिए उतना हेक्टिक हो जाता है, मुझे उतने ही ज्यादा आप लोगों के टेस्ट चेक करने पड़ते हैं। एक दिन में 100 टेस्ट होते हैं मेरे पास चेक करने के लिए, तो बात मेरे लिए परेशान कुछ होने की ज्यादा। नहीं, इनफैक्ट वो अच्छी चीज है कि हमारी राइटिंग हैबिट बन रही है। वो मतलब लिखने से बंदा ज्यादा मेमोराइज कर सकता है अगर हम कंपेयर करें सिर्फ डाउट याद करने सेशन से, तो आप वो तो चाहते मैम हैं अच्छा डाउट पॉइंट है। सेशन हो जाएगा, बट इट कांट बी लाइक कि हम पूरी तरह से रिटन टेस्ट छोड़ दें। एक दिन छोड़ के एक दिन आपके डाउट सेशन रख सकते हैं, इट विल हाँ, बी ओके। अल्टरनेट कर सकते हैं। जैसे वो अल्टरनेट डेज पे रख। हाँ, एक दिन आप लिख लीजिए, एक दिन आपके डाउट सेशन हो जाएंगे, बट फिर ऐसा भी होना चाहिए ना, मान लीजिए किसी दिन आपके कोई डाउट्स ना हो, फिर वो दिन सरप्राइज टेस्ट बन जाएगा। पॉसिबल है ना कि हमारे हो सकता है डाउट सेशन 1 या 2 लेक्चर्स में खत्म हो जाए। उसके बाद अगर आपका डाउट सेशन नहीं आता है या कुछ नहीं आता है, बट मान लीजिए आपको आप बता नहीं पाते, कोई डाउट्स हैं, या मैंने आपको एक दिन पहले नहीं बताया क्या टॉपिक है या कुछ है, तो फिर सरप्राइज टेस्ट की तरह टेस्ट होगा। ये भी ठीक है, अग्री। इज इट ओके फॉर एवरीवन? मतलब Yes, आपकी ma'am. बात वैसी रखी जाएगी जैसे आप चाहते हो, बट इन केस कभी डाउट सेशन आपका नहीं हुआ या कोई टॉपिक आपको लगा कि नहीं अब इसमें कुछ नहीं समझने जैसा, मुझे सब आता है, देन इट विल बिकम अ काइंड ऑफ सरप्राइज टेस्ट। Yes, ma'am. Yes. तुम टाइम टेबल जैसा आप कुछ बनाओगे कि like किस दिन कौन सा टॉपिक है, कि फिर जस्ट एक दिन प्रायर बता दोगे कि कल इसका रखेंगे हम, और किसी को नहीं हुआ डाउट तो सेशन, ऐसा कहना चाह रहे हो आप? नहीं, सरप्राइज हो जाएगा मान फिर। लीजिए आज आपने कहा डाउट सेशन है, टेस्ट तो मैंने आज भी लेना था, आपका सरप्राइज टेस्ट लेना था, आपने कहा डाउट सेशन है, मैंने छोड़ दिया वो, ठीक है। अब हो सकता है वो सरप्राइज टेस्ट कल बन जाए, इट कैन बी लाइक दैट ना। आपका आज वाला टॉपिक हम एक बार डिस्कस करेंगे, कुछ रह जाएगा कल डिस्कस करेंगे, फिर भी उसके बाद मान लीजिए आपका कोई डाउट्स नहीं रहते हैं या आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पर ऐसा रहेगा कि आप मान लो मुझे शाम को नहीं इन्फॉर्म करते या क्लास में डायरेक्टली बोलते हैं कि मैम हमें कोई डाउट्स नहीं है, तो समझ लीजिए वो आपका सरप्राइज टेस्ट हो गया। तो कोई भी ठीक है में से रैंडम टॉपिक आपको दिया जा सकता है और आपको उसके ऊपर आंसर लिखना है। मैम हाँ, मैम ऐसे नहीं कर सकते ऐसे एक शेड्यूल बना के कि सिंगल सिंगल टॉपिक, ये वाला जो लास्ट वीक है इसमें सारे एक बार रिवाइज कर लें क्लास में डिस्कशन करके। सारी चीजें मैं दे तो दूं आपको करने के लिए, बट लिखना तो अल्टीमेटली पेपर में रिटन पॉइंट से है ना, वाइवा बेस नहीं है ना। नहीं और नेक्स्ट यहाँ वीक से कर लेंगे इंटरेक्टिव ना। सेशन में सब लोग इन्वॉल्व नहीं होते, रिटन में एटलीस्ट सब लोग लिखते तो हैं, फिर मैम वो ऑल्टरनेट डे वाला नहीं कर होते लेते इन्वॉल्व। ऑल्टरनेट डे को ऑल्टरनेट डे रिटन वाला इट्स गुड कि ठीक है, जिसके डाउट है क्लियर हो जाएंगे, जिसको याद करना है रिवाइज करना वो हो जाएगा, बाकी जो नहीं इन्वॉल्व होते वो रिटन टेस्ट देते हैं, वो उनका वो वाला पार्ट मेरी साइड से सेटिस्फाई हो जाएगा। मुझे सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स चाहिए, जो मुझे नहीं मिल रहा अभी तक, कि हाँ आप लोग लिख पाते हैं, अटेम्प्ट कर पाते हैं, फिर बाद में मार्क्स कम आएंगे तो मुझे मत ब्लेम करना कि मैम हमने इतना कंटेंट लिखा है आपने नंबर कम दिए हैं, ठीक है। ठीक है, हम अल्टरनेट Yes, वाला ma'am. रख लेते हैं, बाकी जैसा आप ठीक समझोगे। यस मैम। चलिए पाथवे से एक बार एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर देते हैं। ये सब समझ में आ गया आपको, रिसेप्टर वगैरह? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। तो सबसे पहले जो ये ट्रांसडक्शन वाला सीन था, जो मैंने आपको पहले भी समझाया था, ठीक है, दैट देयर आर सम स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर द सिग्नल ट्रांसडक्शन, ठीक है। सिग्नल ट्रांसडक्शन के कुछ
स्टेप्स होते हैं, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो कम्युनिकेट करता है वो अलग अलग पाथवे से करता है, यानी उसको कुछ पाथवेज, कुछ रास्ते चाहिए होते हैं जिससे वो कम्युनिकेट करता है। ये जितने भी आप पाथवेज पढ़ते हैं, इट्स अ वे दैट दे आर फॉलोइंग, जो हमारे बॉडी सेल्स है वो फॉलो करते हैं ताकि एक जगह से दूसरी जगह जो है रिस्पॉन्स किया जा सके। ठीक है, इसमें जो आपके पाथवेज रहते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले वाला पाथवे आता है CAMP पाथवे। ठीक है, जो CAMP पाथवे है आपका, ठीक है, जिसमें आपके जो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म कैसा रहता है कि जो आपका सिग्नल मॉलिक्यूल है वो उस पर्टिकुलर सरफेस पे जाकर बाइंड हो जाता है। ठीक है, जैसे वो सरफेस पे बाइंड होता है, एक सिग्नल जाता है, वो सिग्नल आपके जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है। आपका जी प्रोटीन एक्टिवेट होते ही जो आपका मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है, यानी आपके जो मेम्ब्रेन में एंजाइम प्रेजेंट है, बाउंड माने जो अटैच है, ठीक है, जो आपके मेम्ब्रेन के साथ अटैच है आपका एंजाइम, दैट एंजाइम इज एडेनाइल साइक्लेज एंजाइम। ये जैसे अटैच है, ये आपका जो एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाता है। इसके एक्टिवेट होते ही जो आपका ATP है वो AMP में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, दैट मीन्स साइक्लेज एंजाइम क्या करता है, कैटेलाइज करता है एंड रिजल्ट इन द सिंथेसिस ऑफ CAMP। ठीक है, साइक्लिक AMP की सिंथेसिस होती है। फिर वो क्या करेगा, उस टारगेट प्रोटीन पे जहां उस मैसेंजर को बाइंड होना है, वहां पर जो आपका टारगेट प्रोटीन है उसके साथ जाकर वो बाइंड हो जाता है। ठीक है, वो एक मैसेंजर की तरह काम करता है, सेकंड मैसेंजर की तरह काम करता है, बिकॉज फर्स्ट मैसेंजर का स्टेप जो है आपके एक्टिवेशन तक था, जब तक CAMP बनना था। जैसे ही CAMP बन गया, अब वो फर्स्ट मैसेंजर का काम CAMP के पास पहुंच जाएगा। अब आपका CAMP यानी जो आपका सेकंड मैसेंजर है, वो आगे जो भी रिक्वायर्ड प्रोसेस है, जो भी सेलुलर रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड है, वो आगे प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो उसने जो प्रोटीन है, यहाँ पर प्रोटीन काइनेज A है जिसको रिक्वायरमेंट है सेकंड मैसेंजर की, जैसे ही वो उसके साथ बाइंड करेगा, जो भी रिक्वायर्ड सेलुलर रिस्पॉन्स होगा वो प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पाथवे जिसमें आपका एक सिग्नल मॉलिक्यूल आता है। मॉलिक्यूल आपके जो सरफेस है, सेल सरफेस है, उस पर जाके बाइंड करता है। जैसे ही वो बाइंड करेगा, वैसे ही आपका जो प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। प्रोटीन एक्टिवेट होगा, वो उसके साथ जो उसी मेम्ब्रेन में जो दूसरा एंजाइम प्रेजेंट है, उस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। एंजाइम एक्टिवेट होगा तो जो आपका ATP है वो AMP में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जब ATP AMP में कन्वर्ट लेके कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर डेली लाइफ। अगर मान लीजिए आप किसी कोल्ड सरफेस या हॉट सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं, तो ऑल ऑफ सडन आपका जो बॉडी है वो रिस्पॉन्ड करती है, आप अपना हाथ पीछे करते हैं। यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही है, आपका जो सिग्नल है वो एक्टिवेट हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका सिग्नल मॉलिक्यूल जाकर आपके सरफेस रिसेप्टर पे बाइंड करता है, तो उसके बाइंड होते ही वहां एक सिग्नल जनरेट होता है, जो सिग्नल आगे आपका जी प्रोटीन एक्टिवेट करता है, जिससे पूरी की पूरी प्रोसेस फर्दर लिंक होती है। इज दैट क्लियर विद CAMP पाथवे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. clear. नाउ विद द CGMP पाथवे, आपका जो CGMP पाथवे है, अगर हम ये डायग्राम से समझते हैं, देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड के इन्वॉल्वमेंट के बगैर आपका CGMP पाथवे नहीं स्टार्ट होता। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम पाथवे है, सिर्फ फर्क इतना है, यहाँ पर जो एंजाइम है दैट इज यूनाइलेट साइक्लेज एंजाइम, वहां पर एडिनाइल साइक्लेज था। ठीक है, यहाँ पर आपका यूनाइलेट साइक्लेज एंजाइम है। ठीक है, तो ये एंजाइम क्या करेगा, आगे जो आपका GTP है उससे GMP में कन्वर्ट होगा। ठीक है, GTP से GMP में कन्वर्ट होगा, यानी साइक्लिक GMP बन जाएगा। साइक्लिक GMP अब अपने टारगेटेड प्रोटीन के पास जाके बाइंड करेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड इज एक्टिंग एज अ सिग्नल मॉलिक्यूल और अ फर्स्ट मैसेंजर। आफ्टर दैट फंक्शन इज टेकन अप बाय योर CGMP। वो CGMP ने जो है वो फैक्टर जो है अपना जो फंक्शन है उसको कैरी करके एज अ सेकंड मैसेंजर प्रोटीन काइनेज G के पास चला गया। पहले प्रोटीन काइनेज A था, अब प्रोटीन काइनेज G है।
जैसे ही उसके साथ वो बाइंड करेगा, रिक्वायर्ड सेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट होगा। दैट कैन बी द रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल, ठीक है, प्लेटलेट इनहिबिशन और द चेंजेस इन जीन एक्सप्रेशन। अब वो डिपेंड करता है कि वो जो सिग्नल मॉलिक्यूल है वो इनमें से किस काम के लिए जो है उसने सिग्नल जनरेट करा है, दैट रिक्वायर्ड सेलुलर रिस्पॉन्स विल बी जनरेटेड। जो भी सेलुलर रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड होगा वो आगे फर्दर जनरेट हो जाएगा। समझ में आया कि CGMP और CAMP पाथवे में क्या डिफरेंस और क्या सिमिलैरिटीज हैं? यस मैम। यस मैम। यहां तक समझ में आया? एक चीज ध्यान रखिए, ये जो आपने ये इतना सारा मैंने जो आप लोगों को कंटेंट दे रखा है ना, ये पूरा कंटेंट बिल्कुल वही कंटेंट है जो आपको यहाँ डायग्राम में समझ में आता है, ठीक है। चाहे आप इसको पढ़ के कर लीजिए, डायग्राम से समझेंगे तो ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। उसी चीज में बस उन्होंने जो ये स्टेप आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इफ माय कर्सर इज विजिबल, कर्सर विजिबल है? यस मैम। देखिए Yes, ये जो ma'am. आपको स्टेप दिखाई दे रहा है ना, मैंने आपको एक चीज बताई थी जब ये सारा कुछ समझाया था कि जब हमारी कोई साइकिल एक बार एक्टिवेट होती है, दैट डजंट मीन कि वो रेकलेसली और कंटिन्यूसली वो ऑन रहेगी। इट्स अ काइंड ऑफ स्विच ऑन ऑफ बटन। जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, आप ऑन करेंगे, नहीं है ऑफ कर देंगे, ऐसे आपकी बॉडी की साइकिल है। जब आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट होगी किसी पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को जनरेट करने के लिए, मान लीजिए प्लेटलेट इनहिबिशन की जरूरत है, तो ये नहीं है कि एक बार आपका प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तो वो कभी बंद ही नहीं होगा। तो देयर इज एन ऑफ बटन। तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे एंजाइम भी होते हैं जो उस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए एक स्विच ऑफ बटन का काम करते हैं और उस प्रोसेस को इनहिबिट कर देते हैं। इट मींस कि जो आपका जीटीपी जीएमपी में कन्वर्ट हुआ था वो वापस से जो है जीटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, अनलेस एंड अनटिल आपका जो कंपाउंड है वो जीएमपी में कन्वर्ट नहीं होता है, तब तक आपकी प्रोसेस आगे स्टार्ट नहीं होगी। यानी ये जो आपने 3 लास्ट में आपको एरोस के साथ फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं, दीज फंक्शंस वोंट बी कैरी आउट। इनमें से कोई ऐसा फंक्शन जो है वो कैरी आउट नहीं होगा अगर ये अपनी जीटीपी की फॉर्म में एज सच रहता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. मैम, हाँ जी। हम जैसे आपने बताया कि जो कंटेंट है और ये डायग्राम है, दे आर सेम थिंग, बस जस्ट उसका एक्सपैंड वर्जन है। तो हम जब हमको लिखने को आएगा तो हम दोनों चीजों पे करेंगे इंसिस्ट या कैसे करेंगे, बता दो मैम प्लीज। ये जैसे आपको पाथवेज आएंगे, ठीक है, एंड होपफुली अगर फाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं देखूं तो सेपरेट पाथवे आने के चांस थोड़े से कम रहते हैं, ठीक है। आपको जो कंटेंट आएगा वो एज अ कंप्लीट क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स में, इसका ज्यादा चांस 10 मार्क्स में ही है आने का, बाकी 2 मार्क्स क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप सारा हेडिंग मेंशन करोगे, ठीक है, आप पूरा पाथवेज के स्टेप्स जो मैंने स्टार्टिंग में आपको सीरीज ऑफ स्टेप्स दे रखे हैं ना, वो स्टेप्स एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। उसके बाद एक टैबुलर फॉर्म बनाओगे जिसमें ये सारे पाथवेज 4 या 5 जो भी हमारे पाथवेज है वो आप एक्सप्लेन करोगे। आफ्टर दैट एक्सप्लेनेशन आप क्या करेंगे, एक एक पाथवे में डायग्राम की हेल्प से आप जो है उसे एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इन केस अगर मान लीजिए आपको कहीं डायग्राम दिखाई नहीं देती है, बहुत ऐसे पाथवे आपको होंगे जो आपको लगेगा कि हाँ इसमें डायग्राम ऐसा डायग्राम नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ ये वाले पाथवे में आपको पूरा डायग्राम है, आई थिंक फर्स्ट वाले पाथवे में हमारे पास ये इस तरह का डायग्राम है ना, हो सकता है आप ये डायग्राम ना बना पाओ, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप इनका नाम लिखकर जो है ना, आई एम नॉट सेइंग कि आप ये डायग्राम ड्रॉ करिए, ये डायग्राम ड्रॉ करिए, कोई जरूरत नहीं है, आप इनके नाम लिख के तो कर सकते हो ना। दिस विल बी योर फर्स्ट टेबल, ठीक है, उसको फिर आगे फर्दर आपने लिंक कर दिया, ठीक है, दैट दिस इज योर सरफेस रिसेप्टर, ठीक है। एक ब्लॉक के बाद आप उसके बाद लिखेंगे कि जीटीपी आपका एक्टिवेट हो गया, बन गया फ्लो चार्ट। यस मैम, बस शेप्स की जगह नाम लिख देंगे जो जो स्टेप बाय स्टेप हाँ, समझ गए। मतलब इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप ये डायग्राम्स पूरी ड्रॉ करिए, ये जो फिगर आपको इमेजेस दिखाई दे रही हैं या पूरा ड्रॉ करें, वैसे इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, इफ यू कैन गो ये इजिली बन सकती है, ठीक है। अगर आप नहीं बना पाते हो तो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन इसको बनाने से क्या है कि एक तो क्वेश्चन का इम्पैक्ट बढ़ेगा, ठीक है, और मान लीजिए आपके पास टाइम भी कम है तो ये डायग्राम आपका ऑलमोस्ट काफी कुछ एक्सप्लेन कर देती है। थोड़ा सा आप उसको ये देखिए, 4 या 5 लाइनों में इन्होंने पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर रखा है, यानी जो ये पूरी कहानी चल रही है ये 4 या 5 लाइनों में पूरी हो गई, वाइंड अप है। तो इस तरह से एक पेज के ऊपर आप ये दोनों चीजें एक्सप्लेन कर सकते हो, एक पाथ पे आपका वाइंड अप हो गया। ऐसे ही ये पूरा पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है,
इस पूरी साइकिल में आपको जो समझ में आता है थोड़ा वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन कंटेंट लिखने की जरूरत है। ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये आपको सारा एक्सप्लेन करना है कि नाइट्रिक ऑक्साइड कांटेक्ट में आता है, फिर ये हमारा जो एंजाइम है वो एंजाइम एक्टिवेट होता है, फिर वो आपका जीटीपी से जीएमपी में कन्वर्ट होता है, देन वो आपके रिक्वायर्ड प्रोटीन से बाइंड करता है, फिर रिस्पॉन्स जनरेट करता है। तो इतनी कहानी तो हम लिख सकते हैं ना। ये तो जो मतलब डायग्राम ऐसा समझा रहे हो। हाँ जैसे आपने कल जो क्वेश्चन दिया था, राइट इन 10 मार्क्स राइट इन डिटेल अबाउट ऑल द पाथवेज, तो मोस्ट प्रोबेबली वैसे ही क्वेश्चन आएगा, बट लेकिन अगर इंडिविजुअली पूछेंगे तो मैक्सिमम 5 2 to मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स इंडिविजुअल अगर आता है तो। वैसे आपके सिलेबस में ऐसा मेंशन नहीं है इंडिविजुअल पॉइंट से, तो मैं आपको ऐसा कह रही हूँ क्योंकि उन्होंने ओवरऑल दे रखा है। अगर मान लीजिए इंडिविजुअल आ भी जाता है देन यू कैन गो विद द 5 मार्क्स क्वेश्चन। 10 मार्क्स में आने के उसके चांस नहीं है इंडिविजुअल पार्ट में, 5 नंबर में आ सकता है। जैसे आपके सेशन डिवाइड है 2 मार्क्स 5 मार्क्स और 10 मार्क्स, इतने तक की क्वेश्चन आने हैं हमारे पास, तो ये 5 मार्क्स में कंटेंट आ सकता है। तो उसमें क्या दिक्कत है, आपने ये पूरा डायग्राम एक्सप्लेन करा, ठीक है, अब आपने लाइन टू लाइन एक एक चीज एक्सप्लेन कर दी कि इसमें पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, ठीक है। कुछ जगह आपने उसमें जो फुल फॉर्म जो वो लिख दी, जैसे जीटीपी की फुल फॉर्म लिख दी, जीएमपी की फुल फॉर्म लिख दी, तो उसमें क्या थोड़ा थोड़ा आपका कंटेंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा हाँ जी, सा समझ आप गया। उसको फ्लो चार्ट बनाकर, ठीक है, डायग्राम बनाकर, टैबुलर फॉर्म देके आप उसको थोड़ा यूनिक बना सकते हो ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर मिले। अल्टीमेट गोल हमारा ये, हमें ज्यादा मार्क्स चाहिए, ठीक है। डाउट क्लियर हो गया आपका कि कैसे अटेम्प्ट करना है? यस मैम, थैंक यू। Now next is the another third pathway, that is of phospholipid and calcium pathway, ठीक है। इसमें भी मैं अटेम्प्टेशन के लिए आपको सेम कहानी कहूंगी, ठीक है। जो प्रोसेस आपने अभी पीछे समझी है, ठीक है, जो प्रोसेस हमने आपके जीएमपी पाथवे में या जो आपके फर्स्ट पाथवे में करा है एएमपी पाथवे में, बिल्कुल वैसी सी डायग्राम्स है। डायग्राम्स को ज्यादा मुश्किल नहीं है। सो अगर आप ये थोड़ी सी बना लेंगे तो क्या रहेगा कि थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है पेपर पढ़ने के लिए, ठीक है, बोरिंग नहीं होता। जब हम डायग्राम्स वगैरह का यूज करते हैं, आप खुद देखिए अगर बुक्स में डायग्राम वगैरह ना हो तो आपको अच्छा लगेगा बुक पढ़ते हुए। एक ऐसी रैंडम सी बुक चल रही है, उसमें कोई डायग्राम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस पढ़े जा रहे हैं। सेम पेपर के साथ भी वही रहता है, ठीक है। तो अगर आप पेपर को इंटरेस्टिंग बनाते हैं तो नंबर हो सकता है 1 या 2 नंबर एक्स्ट्रा ही मिले, कम नहीं मिलेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग विद द फॉस्फोलिपिड्स एंड कैल्शियम पाथवे, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, सेम वही जो आपका सिग्नल मॉलिक्यूल है। अल्टीमेटली एक सिग्नल मॉलिक्यूल ने आना है, रिक्वायर्ड टारगेट मॉलिक्यूल पे अटैच होना है और रिस्पॉन्स जनरेट करना है। ये कहानी आप ओवरऑल पाथवे में समझ लीजिए। एक सिग्नल मॉलिक्यूल जनरेट होगा, वो मॉलिक्यूल रिसेप्टर से बाइंड करेगा और आगे फर्दर अपना एक सेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट करेगा विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस, और नॉट एग्जैक्टली रिएक्शन, जो पाथवेज जो प्रोसेस इन्वॉल्व होगी उसमें दैट विल वेरी। सो सिग्नल मॉलिक्यूल आपका रिसेप्टर से बाइंड करता है, जिसकी वजह से आपका जो फॉस्फोलाइपेज सी है, दिस इज अनदर काइंड ऑफ एंजाइम दैट इज प्रेजेंट, ठीक है, वो एंजाइम एक्टिवेट होगा, ठीक है। एंजाइम एक्टिवेट होते ही जो फॉस्फोलाइपेज सी है दैट विल क्लीव माने ब्रेक डाउन करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स को, ठीक है। जो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट, लाइपेज एंजाइम का मतलब है ब्रेक डाउन करना, ठीक है। तो ये एंजाइम क्या करेगा, मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हुए हुए फॉस्फोलिपिड्स को तोड़ देगा, ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। और वो जिन पार्ट्स में जो आपके ब्रेक होंगे दैट विल बी IP3 एंड DAG, ठीक है। सो IP3 इज योर इंस्टॉल ट्राइफॉस्फेट और DAG आपका डाइग्लिसरॉल है, ठीक है, डाई एसाइल ग्लिसरॉल। तो जो आपका PIP2 है, ठीक है, सो ये दिस इज अ काइंड ऑफ फॉस्फोलिपिड जो आपकी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। एंजाइम उसको ब्रेक डाउन करेगा, 2 पार्ट्स में वो डिवाइड होगा, एक बनेगा DAG, एक बनेगा आपका IP3। अब DAG क्या है और जो IP3 क्या है, दोनों ही मैसेंजर की तरह काम करेंगे, एक सेकेंड मैसेंजर की तरह काम करेंगे। जो DAG होगा वो बॉडी में दूसरे तरह के प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा। एक चीज ध्यान रखिए, एक टाइम पे एक प्रोसेस नहीं चलती बॉडी में, न्यूमरस मल्टीपल प्रोसेस जो है एक टाइम पे चलती है। वो सिर्फ हम लोग एक टाइम पे एक प्रोसेस पढ़ रहे हैं इसलिए हमें लगता है दूसरी प्रोसेस हो नहीं रही है। जो ये आपका रिक्वायर्ड जो फर्स्ट वाला है DAG, ये दूसरी तरह की जो प्रोसेस है, पाथवेज है, उसमें जो है ये इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ आप फोकस कर रहे हैं कैल्शियम पाथवे के ऊपर या फिर आप फॉस्फोलिपिड पाथवे पे करते हैं, सो दैट विल बी कैरिड आउट विद दिस IP3 दैट इज योर इंस्टॉल ट्राइफॉस्फेट,
ठीक है। तो ये IP3 क्या है, फटाफट डिफ्यूज हो जाएगा थ्रू साइटोसोल, ठीक है। तो जैसे ही डिफ्यूज होएगा, डिफ्यूज मतलब एंटर होएगा, डिफ्यूजन प्रोसेस पढ़ी है ना आपने, वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन, बिल्कुल वैसा ही है। IP3 की कंसेंट्रेशन बाहर ज्यादा है, साइटोसोल में कम है, ये डिफ्यूज हो जाएगा, वहां जाकर आपके कैल्शियम चैनल से बाइंड कर जाएगा। IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल, ऐसे कैल्शियम चैनल्स जहां पर IP3 बाइंड करता है, जैसे ही वो वहां बाइंड करेगा, इट रिजल्ट इन द ओपनिंग ऑफ द चैनल, ठीक है। चैनल वो ओपन हो जाएगा, कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगा, कैल्शियम जो है वो बाहर की तरफ को फ्लो आउट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एज पर द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, जो कैल्शियम का लेवल जो है साइटोसोल में बढ़ना शुरू हो जाएगा, बिकॉज चैनल ओपन हो गया। चैनल ओपन होते ही जो अंदर सारा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम था, वो सारे का सारा बाहर चला गया, ठीक है। जैसे ही कैल्शियम रिलीज हुआ, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब कैल्शियम आयंस फर्दर क्या करेंगे, दूसरे प्रोटीन को एक्टिवेट करेंगे, बिकॉज देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ साइकिल, ठीक है। तो एक साइकिल दूसरे से लिंक है। अब कैल्शियम आयन एक्टिवेट होते ही नियर बाय प्रोटीन को एक्टिवेट करेंगे, जो फिर से फर्दर एक या दो जो भी उनके पाथवेज है वो आगे से आगे लिंक होते जाएंगे, बिकॉज हियर वी आर फोकस ओनली ऑन द कैल्शियम और फॉस्फोलिपिड पाथवे, इसलिए हम वो पाथवे के साथ अपकमिंग पाथवे को स्टडी नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने उसको कन्फाइन कर दिया है कि मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है, सिग्नल मॉलिक्यूल आपके फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करेगा, क्योंकि हम फॉस्फोलिपिड्स की बात कर रहे हैं। फॉस्फोलिपिड जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है वो टूट जाएंगे, बिकॉज एंजाइम का काम है ब्रेक डाउन करना, वो टूट गए, दो तरह के मॉलिक्यूल्स बन गए। DAG का काम है बाकी किसी और तरह की प्रोसेस में अपना एक्टिवेशन कर देना, ठीक है। IP3 क्या करता है, आपके जो कैल्शियम चैनल है वहां जाके बाइंड करता है, कैल्शियम चैनल से वो बाइंड करेगा, बाइंड होते ही चैनल ओपन हो जाएगा, यानी अब जो कंसंट्रेशन है, जो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कंसंट्रेशन है कैल्शियम की, वो सारी की सारी बाहर चली जाएगी, बाहर जाके वो आपके साइटोसोल में प्रेजेंट होगी। वो कैल्शियम अब क्योंकि साइटोसोल में है, नियर बाय प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, एक्टिवेट करते ही आपका जो कैल्शियम है वो आपका सिग्नलिंग पाथवे जो है फर्दर आगे से आगे लिंक करेगा। इज इट ओके विद द थर्ड पाथवे? Yes, ma'am. यस मैम। इसमें कोई डाउट किसी को? हाँ जी मैम, इसमें क्या ब्रेक डाउन हो रहा है, फॉस्फोलिपिड? हाँ जी बेटा, पाथवे का नाम है फॉस्फोलिपिड्स और कैल्शियम, इसका मतलब हमारा सारा फोकस जो है फॉस्फोलिपिड्स और कैल्शियम पे रहने वाला है। ये देखिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, यहाँ पे विजिबल है जो मैं मार्किंग कर रही हूँ, यस मैम। यस मैम। ये फॉस्फोलाइपेज सी एंजाइम है एंड दीज आर द फॉस्फोलिपिड्स जो हमारी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये ब्रेक डाउन होंगे, ये टूटेंगे और एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, दो फॉर्म्स में आ जाएंगे, एक बनेगा DAG, एक बनेगा IP3। DAG आपकी दूसरी रेस्ट ऑफ द प्रोसेस में इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। यहाँ पर बिकॉज हमारा फोकस कैल्शियम के ऊपर है, तो हमारा जो पूरा पाथवे है वो कैल्शियम की तरफ को टर्न हो जाएगा। ये आपका IP3 साइटोसोल में प्रेजेंट है, दिस इज योर साइटोसोल, ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा नहीं, ये सारा साइटोसोल है, ठीक है। यहाँ से आपका IP3 का काम है, ये जाकर आपके ये जो आपके चैनल्स हैं यहाँ पर इसने बाइंड होना है, दीज IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल्स पे यहाँ पर बाइंड हो जाना है, ठीक है। IP3 गेटेड का मतलब क्या है, गेटेड माने वो एक तरह का गेट कीपर है, या जैसे ही वो बाइंड करेगा तभी चैनल खुलेगा, ठीक है। सो जब तक आप खुद गेट को ओपन करने की कोशिश ना करो, गेट खुलेगा नहीं। सिमिलरली वही है, जब तक IP3 वहां पहुंचेगा नहीं तब तक कैल्शियम वाला जो चैनल है वो ओपन नहीं होगा। ये जैसे ही यहाँ पर बाइंड करेगा, आपका जो ये चैनल है, दिस चैनल दिख रही है मार्किंग जो मैंने मार्क करी है, ये भी दिस मार्किंग, यस ये जो अंदर वाला कैल्शियम है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला, ये सारे का सारा बाहर रिलीज हो गया, ठीक है। जैसे ये रिलीज होगा, यहाँ पर आपके बहुत सारे प्रोटीन प्रेजेंट है, ये उनको नियर बाय जितने प्रोटीन्स को वो एक्टिवेट कर सकता है सबको वो एक्टिवेट करेगा और सब अपने रिक्वायर्ड सेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। समझ में Okay, आया? ma'am. डायग्राम से समझेंगे तो ये रट्टा लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं ना, जब कंटेंट पे ले आएंगे तो हाँ उसमें हाँ, फ्लो बट चार्ट को देखिए फॉलो वो करके। चीज वही ध्यान वही रखना है कि अगर वहाँ PIP2 है तो हम PIP2 ही लिखेंगे, वहाँ फॉस्फोलाइपेज है तो फॉस्फोलाइपेज भी लिखेंगे। लैंग्वेज का नो इशू, लेकिन जो वर्ड्स हैं दैट शुड बी मेंटेन्ड, वो वहां होने चाहिए, ठीक है। ओके हम जो क्लियर विद द DAG है हाँ वो मतलब दूसरे
पाथवे को एक्टिवेट करने में हेल्प करेगा? हाँ जी, हाँ जी, ये आपके सेकंड मैसेंजर मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके एक पाथवे जो है वो दूसरे पाथवे से लिंक होता है, पर क्योंकि हमारे पाथवे में फोकस सिर्फ और सिर्फ फॉस्फोलिपिड्स और कैल्शियम का है, सो हम उससे लिंक होने वाले दूसरे पाथवेज इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। हमारे काम जो हमारी साइकिल जो है फॉस्फोलिपिड्स और कैल्शियम पे फोकस है, इसलिए आपको नियर बाय दूसरे जो और पाथवेज है वो इसमें डिस्कस नहीं होते दिख रहे हैं। ओके मैम, मतलब साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं सारे पाथवेज? एग्जैक्टली एक टाइम पे न्यूमरस ऑफ प्रोसेस चलती रहती हैं। अब आपको देखिए ना, आप अगर जो प्रोसेस आप विजुलाइज कर सकते हैं, आप एक ही टाइम पे सांस भी लेते हैं, खाना भी खाते हैं, बॉडी में एक साथ प्रोसेस चल रही है ना, यहाँ पर भी वही है, न्यूमरस ऑफ रिएक्शंस एक साथ लिंक रहती हैं और साइमल्टेनियसली चलती रहती हैं। ओके मैम। नाउ विद द IP3 का फुल नेक्स्ट, फॉर्म क्या था? इट्स इंस्टियोल ट्राइफॉस्फेट। पहले लिखा नहीं था जब मैंने बताया था? रह गया था उस टाइम। चलिए नेक्स्ट है आपका RAS और MAP पाथवे। ठीक है, सो दिस RAS पाथवे और एक MAP पाथवे है। जैसे आपकी पाथवे की सीरीज में है, दिस इज द फोर्थ पाथवे, ठीक है, जो आपके सेल सिग्नलिंग के लिए इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, RAS इज अ काइंड ऑफ मोनोमेरिक जी प्रोटीन। ठीक है, सो RAS एक मोनोमेरिक जी प्रोटीन है जो कि आपके एज अ सिंगल सब यूनिट प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो सिंगल सब यूनिट प्रेजेंट है और इसका काम क्या है, इट एक्ट एज अ GTPase स्विच। मैंने आपको बताया था ना, स्विच ऑन ऑफ बटन रहता है। कोई भी प्रोसेस आपकी अगर एक्टिवेट होती है, दैट मीन्स कि उसमें आपका जो प्रोसेस है वो एज सच बंद नहीं होगा। ठीक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपका जो प्रोसेस एक बार स्टार्ट हो गया वो कभी बंद नहीं होएगा या वो किसी तरह से आप स्टॉप नहीं कर सकते। इट्स नॉट लाइक अनकंट्रोल्ड। आपने खुद भी देखा होगा, अगर नॉर्मल सेल डिवीजन भी अनकंट्रोल जाती है तो इट कैन समटाइम लीड टू कैंसर आल्सो, ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ सेम वही प्रोसेस है कि हमारे जो भी पाथवे है उसमें एक ऑन एंड ऑफ बटन रहता है। व्हाट डू यू मीन बाय RAS हियर? व्हाट इज दिस RAS? मैम रैट्स ऑफ रोमा करके कुछ था, याद नहीं आ रहा फुल नेम, पता नहीं उसका फुल फॉर्म। देखो कितनी गलत बात है, मैंने सारे फुल फॉर्म बता रखे हैं लेकिन हमें मालूम नहीं है। मुझे मैम 2 का मिनट, लिखा था मैम? 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट, 2 मिनट।
हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कॉल तो मुझे आपका थोड़ा होल्ड पे डालना पड़ा है। हाँ, हम RAS की बात कर रहे थे। व्हाट इज दिस RAS? रैट सैक्रोना प्रोटीन। है प्रोटीन? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अच्छा, आपने भी बताया था। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अच्छा, और आप क्या बता रहे थे? हर्षप्रीत, आप क्या बता रहे थे? मुझे मैंने लिखा था उस टाइम रैट सैक्रोना प्रोटीन, इसमें कुछ बताया था आपने शायद। सार्कोमा। Not sure. सार्कोमा, हाँ जी, स्पेलिंग मिस्टेक थी। और MAP का माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन इसमें। आपको मैंने उस टाइम भी बताया था, दिस RAS आफ्टर द नेम ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ट्यूमर फॉर्मेशन इन रैट्स। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था ये एक तरह का म्यूटेटेड जीन होता है, ठीक है, जो रैट्स में जिसने ट्यूमर फॉर्मेशन करा था। ठीक है, सो इसका नाम वहां से पड़ा है, दिस RAS। ठीक है, सो इट्स अ काइंड ऑफ मोनोमेरिक जी प्रोटीन जो एक एज अ सिंगल सब यूनिट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इट एक्ट एज अ GTPase switch. Now what do you mean by this GTPase? Guanine triphosphate. गुआनाइन ट्राइफॉस्फेट जो एंजाइम होता है, So it उसको act ऐड as a करेगा, उसको GTPase. एक्टिवेट करना। हाँ, इट एक्ट एज अ GTPase switch, यानी एक ऐसा स्विच जो आपकी प्रोसेस को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, एंड देयर इज अ मोनोमेरिक प्राइमर दैट विल एक्टिवेट GTP बाउंड फॉर्मेशन एंड इनएक्टिवेट GTP, यानी GTP को एक्टिवेट भी करने का काम करेगा और GDP को इनएक्टिव करने का भी काम करेगा। तो ये प्रोसेस हमने आपको कहा था, पूरी प्रोसेस समझने से पहले आपको ये देखना है कि जो इसमें असेसरी प्रोटीन्स, यानी जो असेसरीज जैसे अदर देन मेन पाथवे, जो कुछ ऐसे हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी जो एक्टिवेशन है, उनका जो रोल है, वो हमने इसको पहले स्टडी करना है। हमने क्या बोला था कि आपका जैसे जी प्रोटीन है दैट इज इनएक्टिव। ठीक है, तो वो प्रोटीन आपका इनएक्टिव है। ठीक है, सो इनएक्टिव प्रोटीन आपका जो है एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, यानी जब आपका GTP जो है वो GDP में कन्वर्ट होगा, दैट कन्वर्जन इज द स्विच ऑन, यानी अब आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया। इफ आई कैन मार्क, अगर आपको मेरा कर्सर विजिबल है तो आप ये देख सकते हैं, यहां पर आपका जो GTP है वो GDP में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, जब तक वो GTP था, ठीक है, जब तक वो GTP था दैट मींस वो इनएक्टिव फॉर्म में था। वंस इट इज कन्वर्टेड टू GDP, ठीक है, तो वो एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होते ही वो अपनी प्रोसेस, जो फर्दर प्रोसेस है, उसे लिंक करेगा, आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है कि जो आपका प्रोसेस है, ठीक है, वो प्रोसेस इनएक्टिव से एक्टिव में भी हो सकता है। ठीक है, या कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी जो प्रोसेस है वो एक्टिवेट हो ही नहीं पाती है अगर आपका उसमें ये GDI इन्वॉल्व होता है। ठीक है, हमारे पास दीज आर अ काइंड ऑफ एसेसरी प्रोटीन्स। मैं दोबारा से मार्क करती हूँ, दीज आर द दिस GDI। ठीक है, ये आपका GEF जो है, ये आपका GDI है। दीज ऑल आर अ काइंड ऑफ प्रोटीन्स, एक्सेसरी प्रोटीन्स। ठीक है, जो प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए जरूरी होते हैं। सो इन द प्रेजेंस ऑफ GEF क्या रहेगा, जैसे ही GEF आपके इनएक्टिव प्रोटीन से बाइंड होता है, ये आपका GTP GDP में कन्वर्ट हो जाएगा। देयर इज अ स्विच ऑन, यानी अब ये आपका जो है एक्टिव फॉर्म में आ गया है। दिस इज योर GDP। ठीक है, अगर हम दूसरे प्रोटीन की बात करते हैं, दैट इज एसेसरी प्रोटीन GEF, ये एसेसरी प्रोटीन अगर हट जाता है, ठीक है, अगर ये रिमूव हो जाता है, तो आपका जो टारगेट प्रोटीन है वो वापस से इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, सो ये प्रोसेस वापस से इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इनएक्टिवेशन विल स्टॉप द प्रोसेस। लेकिन अगर आपके पास ये GDI है, दिस GDI, ये एक ऐसा एसेसरी प्रोटीन है जिसके अटैच होने से आपके जो प्रोसेस है वो एक्टिव नहीं होती है। ठीक है, सो हमारा जो कोई भी प्रोसेस है वो एक्टिवेट नहीं हुआ। सो आर जी प्रोटीन आफ्टर द अटैचमेंट ऑफ GDI इज स्टिल इनएक्टिव प्रोटीन, और जब तक वो इनएक्टिव रहेगा तब तक वो किसी तरह की कोई प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होगा, कुछ प्रोसेस जो है वो नहीं इन्वॉल्व होगी। ठीक है, सो अब क्या है कि आपका जो प्रोसेस है, जैसे मैंने आपको बताया, आपकी प्रोसेस ऑन हो गई है, सब कुछ हो गया है। जैसे ही आपका एक स्विच ऑफ प्रोटीन बाइंड करेगा, दैट इज योर गैप प्रोटीन, उसके बाइंड होते ही पूरी प्रोसेस वहीं पर जो है स्टॉप हो जाएगी। अब आपका जो एक्टिव प्रोटीन था वो इनएक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट हो गया। समझ में आया प्रोसेस में क्या चल रहा है?
मैम मैम इसके अंदर मेरे को पूछना है कि जो हाँ। हमारा इनएक्टिव टारगेट प्रोटीन जो इसके अंदर पिक्चर में बना हुआ है, ये इनएक्टिव टारगेट प्रोटीन RAF है, क्योंकि हम इसके आगे जो एक डायग्राम हम देखेंगे जिसके अंदर 2 लिगेंड डाइमर बना रहे हैं उसके अंदर, तो मेरे को कंफ्यूजन है कि जो डाइमर है वो हमारे पास ये RAS है या फिर क्योंकि नहीं, RAS हम देखते हैं यही मोनोमेरिक प्रोटीन है, इसी मोनोमेरिक जी प्रोटीन से ही आगे आपके डाइमर्स बनेंगे। इसी से डाइमर्स बनेंगे। हाँ जी, हाँ जी, इसी से ही डाइमर्स बन रहे हैं आगे। तो डाइमर्स तो हमारे उसके अंदर होते हैं ना, मेम्ब्रेन के साथ लगी होती है। वो प्रोसेस मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। फिलहाल अब मुझे इतना बताइए, ये एसेसरी प्रोटीन समझ में आया है? यस मैम। इज इट ओके विद एवरीवन कि हमारे जो एसेसरी प्रोटीन है अल्टीमेटली वो आपके एक इनएक्टिवेट जी प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है? जब तक जी प्रोटीन एक्टिवेट नहीं होगा तब तक आपकी प्रोसेस आगे स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है? तो मैंने आपको पहले बताया था हमारे पास जो ये आपके एसेसरी प्रोटीन्स है, फर्स्ट दिस, ठीक है? सेकंड आपका गैप। व्हाट इज दिस गैप? GTPase activating protein. So this is a GTPase activating protein. First is your gap, ठीक है? Then we have GEF. What is the GEF? Guanine nucleotide exchange factor. Yes, this is guanine nucleotide exchange factor. And last is the GDI. What is the GDI? Guanine nucleotide dissociation inhibitor. It's a guanine nucleotide dissociation, ठीक है? It's a kind of factor. These all are the factors that are acting as a accessory protein, ठीक है? So आपका इनएक्टिव प्रोटीन जैसे इनके साथ बाइंड करता है वो एक्टिवेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? अब प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, आपका जो रिस्पॉन्स था वो जनरेट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आपका एक्टिवेट प्रोसेस है वो बंद नहीं होगी, स्टॉप नहीं होगी। जैसे ही GAP वहां अटैच हो जाएगा, यहाँ देखिए आपका जो सिग्नल मॉलिक्यूल है वो इस इनएक्टिव प्रोटीन से बाइंड कर गया, यानी जो हमारे जी प्रोटीन है वो यहाँ बाइंड कर गए। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों बाइंड कर चुके हैं। गैप अटैच होते ही प्रोसेस वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, जो भी रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स था प्रोड्यूस हो गया, उसके बाद ये वापस वैसा ही बन जाएगा जैसा ये पहले था, ठीक है? ये एक पूरी साइकिल है। दूसरी साइकिल जिसमें आपका GDI इन्वॉल्व है, दैट इज अ काइंड ऑफ फैक्टर, एक डिसोसिएशन फैक्टर है जो कभी कभी ऐसा प्रोसेस रहता है, ठीक है, जो आपके GDP को इनएक्टिव फॉर्म में मेंटेन करके रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? ये GDP का रिलीज नहीं होने देता, उनको इनहिबिट करता है, ठीक है? सो GDP का रिलीज नहीं होने देता, उन्हें इनहिबिट करता है, ठीक है? इस वजह से वो उसको इनएक्टिव फॉर्म में मेंटेन करके रखता है। अगर वो इनएक्टिव फॉर्म में उसे मेंटेन नहीं करेगा तो आपकी प्रोसेस कभी बंद ही नहीं होगी। समझ में आ गया? मैम जो लास्ट में जहाँ पे स्विच ऑफ वाला वो हमने स्टेप दिखाया है, उसके बाद वो रिटर्न हो रहा है अपने इनएक्टिव फॉर्म पे GDP पे। मैम वो जो एरो से ऊपर जहाँ से हमने चेंज स्टार्ट करी थी, वो एरो क्या ये सिंबलाइज कर रहा है कि ये और वो वापस उसी में कन्वर्ट हो गया, वो वापस इनएक्टिव बन गया? हाँ, वो बस ये दिखा रहा है कि जहां से वो शुरू हुआ था वो बिल्कुल वैसा ही है। प्रोसेस स्टॉप अलग से स्टेप होगा ये? नहीं नहीं नहीं, वो अलग नहीं है। मैंने आपको बताया था ना, 2 प्रोसेस इन्वॉल्व रहेंगे। एक प्रोसेस जो आपको ये पूरी साइकिल चलती हुई दिखाई दे रही है, दिस साइकिल, ठीक है, जो ऐसे चल रही है। एक साइकिल आपको जो है वो एक बार डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाई दे रही है, जो ये साइकिल चल रही है, ठीक है? 2 साइकिल्स है इसमें। सेकंड वाली एक बार फिर से बता देना, जो छोटी वाली है। ये सेकंड वाली इसलिए है कि आपका जो जी प्रोटीन है जब उसकी जरूरत होगी उसने तभी एक्टिव होना है, अनलेस एंड अनटिल उसको इनएक्टिव फॉर्म में रहना है। वो इनएक्टिव फॉर्म में इस GDI की हेल्प से रहता है, क्योंकि ये जो आपका गुआनिन न्यूक्लियोटाइड डिसोसिएशन इनहिबिटर फैक्टर है ये उसको इनएक्टिव फॉर्म में रखता है, क्योंकि अगर वो हमेशा ही एक्टिव फॉर्म में रहेगा तो आपकी प्रोसेस कभी बंद ही नहीं होगी, प्रोसेस चलती रहेगी, इररेगुलर रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस करती रहेगी। तो उस चीज को वापस अपने इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए GDI जो है दैट इज रिक्वायर्ड। बाद में हट जाती है मैं वो? हाँ जी, बाद में GDI खुद हट जाती है कि उसको नहीं, GDI हमेशा उसके साथ रहता है उसको इनएक्टिव फॉर्म में रखने के लिए। जब GEF आता है तब वो एक्टिवेट हो जाता है, बिकॉज GDI को GEF रिप्लेस कर देता है।
रिप्लेस करने के बाद पूरी प्रोसेस चलती है। मैम फिर तो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, GDI लगने के बाद स्टार्ट होना चाहिए था, क्योंकि अगर GF उसको रिप्लेस करता है। नहीं बेटा, आपके अकॉर्डिंग नहीं ना वो चलेगा, प्रोसेस अपने अकॉर्डिंग चल रही है ना। प्रोसेस आपको समझाने के लिए ये कहा गया है, 2 स्टेप है। 2 स्टेप इस तरह से है कि अगर आपका प्रोटीन इनएक्टिव है, वो क्यों इनएक्टिव है? वो GDI की वजह से इनएक्टिव है। हमेशा क्यों एक्टिव नहीं रहता है? क्योंकि GDI उसको एक्टिवेट रहने नहीं देता है। जब वो कोई प्रोसेस, कोई सिग्नल आता है, वो GDI उसको से रिप्लेस हो जाता है। वो जो एक्टिवेटिंग फैक्टर है, जैसे GEF है, एक्सचेंज फैक्टर है, वो खुद चला जाएगा वहां, प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। जब वहां से आपका गैप उस प्रोसेस को स्विच ऑफ कर देता है, वो वापस उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसको उस फॉर्म में रिटेन रखने के लिए GDI, ये तो प्रोसेस वहां से क्यों स्टार्ट होएगी? हमें तो रोल पढ़ने हैं ना, कौन सी चीज कहां से आ रही है, क्यों है, इसकी क्या जरूरत है। ऐसा तो मैम GAP तो प्रोसेस वो भी तो स्टॉप कर ही रहा है, तो GDI वो क्यों? आपकी साइकिल को स्टॉप कर रहा है, वो उसको इनएक्टिव नहीं कर रहा पूरी तरह से। उसको इनएक्टिव चीज को मेंटेन करने के लिए, एक बात बताओ, सोडियम को तुम हवा में ऐसे रख सकते हो? नो, नहीं रख सकते ना। नो। तुम्हें तो कोई नहीं फैक्टर रख सकते। चाहिए जिसकी वजह से वो इनएक्टिव रहे? कैरोसिन में रखते हो उसको? यस मैम। फिर ये वही चीज है, उसको अपनी सिचुएशन को, अपना जो भी प्रोसेस है उसको स्टेबल करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, वो GDI एक रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी बॉडी में ये GDI नहीं रहेगा तो आपका ये प्रोसेस जो है कभी रुकेगा ही नहीं, वो खुद ही एक्टिवेट होता चला जाएगा, क्योंकि उसको स्टॉप करने के लिए, इनहिबिट करने के लिए कुछ है ही नहीं। GAP ने उसको स्टॉप करा, वो फिर से चल पड़ेगा। समझ रहे हो बात? यस, ये वही yes, चीज ma'am. है। अगर सोडियम को तुम पानी हवा के कांटेक्ट में नहीं भी लाओगे तो भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो आग नहीं पकड़ेगा। तभी तुम उसको कैरोसिन में डाल के रखते हो ना, या तुम उसको ऐसे पूरा एयर टाइट उस बॉक्स में रख देते हो कि कोई बात नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है। अब कौन सा पानी और हवा है पास में? उसको थोड़ा कोरिलेट करके देखो कि तीनों फैक्टर्स का अपना अपना रोल है। प्रोटीन अगर इनएक्टिवेट रहता है तो GDI की वजह से रहता है। जब प्रोसेस की जरूरत होती है तो GDI हट के GEF आ जाता है। फिर वो प्रोसेस को रोकने के लिए एक ऑफ बटन की जरूरत है, वो GAP है। वो बंद हो गया, अब वो आपका तब तक इनएक्टिव फॉर्म में रहे जब तक कोई सिग्नल मॉलिक्यूल नहीं आ रहा है। जब तक कोई नहीं आ रहा है तो वो पूरा इनएक्टिव रहेगा GDI की हेल्प से। क्लियर? यस मैम। यस मैम। हाँ। यस मैम। मैम एक बार रैट की फुल फॉर्म बता दो। बताओ भाई, RAS की फुल फॉर्म? रैट सार्कोमा। रैट सार्कोमा, ठीक है। और उसका रीजन ये है कि ये एक तरह का म्यूटेटेड जीन है जिसने रैट्स के अंदर ट्यूमर फॉर्मेशन किया था, उसी की वजह से इसका नाम है, और इसका कोई लॉजिक नहीं है। बट मैम ये तो मैंने बोला था रैट सार्कोमा, मेरे को लगा आधा ही याद है। नहीं नहीं, मैंने तो आपको बोला ही नहीं, आपने गलत बोला। चलिए, प्रोसेस अब आगे स्टार्ट हो रही है, ठीक है। आपकी जो ये मैप की प्रोसेस है, दैट इज MAP। व्हाट इज दिस MAP? Mitogen activated protein. इट्स माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन, ठीक है। जिस वजह से इसका प्रोसेस का नाम भी है, दैट इज द माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन, ठीक है। अगर ये प्रोसेस मैं आपको कल समझाऊं तो हो जाएगा, बिकॉज आई थिंक हो सकता है आपका Yes, टाइम ma'am. के हिसाब से ये छूट जाए प्रोसेस, यस मैम, अगला भी समय निकल जाएगा। Okay. ठीक है। सो अभी कितना पाथवे रह गया है? एक ये है 5, आई थिंक मुझे खत्म। एक्सट्रैक्ट रहता है। बस हाँ, 2 ही बस तो यही रहता पाथवे थे, डन। Yes, इसमें ma'am. इतना क्या हार्ड एंड फास्ट है तो तुम्हें समझने में इतनी परेशानी होती है? साथ में लिखते नहीं थे क्या जब मैं पढ़ाती थी? करा था मैम रास वाला तो, लेकिन तब फिर मैं फिर भूल गया, डब्बा दिक्कत आई गोल है इस फिर। वाले में। हाँ, बस तो फिर सुनते नहीं थे ना क्लास में ध्यान से। कोई बात नहीं, कल इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे जो थोड़ा बहुत रह गया आपका। उसके बाद Okay, ma'am. बचे कुछ टाइम में क्या होगा? उसके लिए कोई टॉपिक प्रिपेयर करके वो आए डाउट अभी सेशंस एक के लिए? इनका और टॉपिक भी था ना, वो आई थिंक डेस्मोसोम्स वाला टॉपिक है। वही एक और टॉपिक है ना, यस मैम। वो टॉपिक हो जाएगा कवर आपका।
ठीक है, तो कल के लिए आपका वो डिस्कशन वाला पॉइंट रहेगा। मंडे को आप लोगों का टेस्ट होगा इन्हीं चीजों का दोबारा से। जो समझाओगे मैम। हाँ जी, जो आज ठीक है मैम, समझाया 5 बजे कल का रख लेंगे। समझाया, मंडे को टेस्ट होगा, देखती हूँ कितना समझ में आया। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। इज इट ओके विद एवरीवन? किसी को कोई ऐसा तो नहीं कि मैम आप अब टेस्ट नहीं लेना है, बहुत हो Okay. गया टेस्ट के साथ? नो मैम। नो मैम। ठीक है, तुम्हारे भले अल्टरनेट के वाला लिए। ठीक है मैम। ठीक है, तो अटेंडेंस आप लोगों की आई थिंक हो रही है, 2 मिनट। मैम आस्था प्रेजेंट है हर्षित की आईडी से। डन, यू कैन लीव, अटेंडेंस हो गई है आपकी। मैम अस्मित राणा की लीव लगा देना मैम, उसने ग्रुप में डाल दिया था कि उसको अर्जेंट वर्क है कोई। ठीक है अश्मित, और मैम कोई? आस्था की भी हाँ वो लगा दी मैंने आज तक ही। इसमें। थैंक यू मैम। ठीक है, बाकी पढ़ लीजिएगा। थैंक यू थैंक मैम। यू। ओके। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।